स्वागत है आप सभी का एक्सपी क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 की हिंदी के काव्य के अंतर्गत नौका विहार नामक शीर्षक, जो सुमित्रा नंदन पंत जी के काव्य संग्रह गुंजन से लिया गया है और ये हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के काव्यखंड में संकलित है। तो ये पूरी रचना इनकी लिखी गई है स्वच्छंद छंद में, यानी छंद का जो नाम है वो स्वच्छंद है और इसकी जो भाषा है वो संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है। हालांकि इसमें नौका विहार यानी नौका में घूमने का वर्णन इसमें किया गया है। गंगा में कभी निकलते हैं गंगा विहार के लिए नौका में बैठकर, तो रात्रि का समय है, उसी का वर्णन किया गया है कि वहाँ का उस समय का वातावरण या घूमने का जो अनुभव है या गंगा नदी का जो अनुभव है उस समय का, वो सब इसमें बताया गया है। तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। नौका विहार, पहला इसका देखते हैं पद्यांश। शांत स्निग्ध ज्योतिष्ना उज्ज्वल। शांत माने शांत, स्निग्ध माने चिकनी और या तरल, ज्योतिष्ना माने चांदनी, चंद्रमा की चांदनी, उज्ज्वल माने प्रकाशित। अपलक माने बिना पलक झपकाए, अनंत माने आकाश, नीरव माने बिना ध्वनि करे, चुपचाप गुमसुम, और भूतल, भूतल माने धरती। तो शांत स्निग्ध ज्योतिष्ना उज्ज्वल की जो चांदनी है, अब यहां माहौल की बात बताई जा रही कि जो उस समय जो गंगा का माहौल है, यानी गंगा में जो वातावरण है उस समय कैसा है ये बताया जा रहा कि शांत है, स्निग्ध माने चिकना यानी स्निग्ध वातावरण है, ज्योतिष्ना उज्ज्वल, ज्योतिष्ना चांदनी छिटकी हुई यानी चंद्रमा खिला हुआ है। अपलक अनंत नीरव भूतल कि अनंत आकाश बिना पलक झपकाए यानी टकटकी लगाए भूतल यानी धरती को देख रहा है। नीरव बिल्कुल शांत भाव से, यानी जो वातावरण है चारों ओर शांत स्निग्ध और उज्जवल चांदनी छिटकी हुई है, आकाश टकटकी लगाए हुए धरती को देख रहा है। सेकत सैया पर दुग्ध धवल तवंगी गंगा ग्रीष्म विरल। सेकत सैया, सेकत माने होता है बालू, कि बालू की सैया पर दुग्ध धवल दूध जैसी सफेदी लिए, धवल माने सफेद। तवंगी गंगा, तवंगी माने होता है छर हरे बदन वाला, तो यहां लेकिन छर हरे बदन वाली स्त्री की बात हो रही। अब यहां गंगा का मानवीकरण करके गंगा को एक स्त्री के रूप में प्रदर्शित किया गया है कि सेकत सैया पर दुग्ध धवल तवंगी गंगा ग्रीष्म विरल। अब जो गंगा की जो लहर है उस समय वो ग्रीष्म ऋतु की लहर है, यानी गंगा की धारा ग्रीष्म ऋतु में बह रही है। तो कहने का अर्थ है जब ग्रीष्म ऋतु होती है तो धारा जो होती है पतली हो जाती है बहुत, तो ग्रीष्म विरल विरली धारा है। लेटी है श्रांत, श्रांत माने थकी, और क्लांत माने होता है मुरझाई हुई, कि श्रांत यानी थकी मुरझाई हुई, और निश्चल माने शांत। कि शैकत सैया पर दुग्ध धवल तवंगी गंगा ग्रीष्म विरल लेटी है श्रांत क्लांत निश्चल। तापस गंगा यानी जो गंगा नदी को यहाँ एक स्त्री की संज्ञा दी है, एक छरहरे बदन वाली तवंगी स्त्री, कि जो ऐसे प्रतीत हो रही जैसे बालू की सैया पर दूध जैसी सफेदी लिए हुए ये तवंगी गंगा बिल्कुल शांत लेटी हो ग्रीष्म ऋतु में अपनी, यानी गंगा की विरली धारा में ये लेटी हो और अपनी बहुत शांत है, थकी है, क्लांत मुरझाई हुई सी है, और निश्चल है, निश्चल माने शांत है। यानी गंगा एक ऐसी स्त्री के रूप में जो स्त्री थकी है और बड़ी मुरझाई हुई सी है और बड़ी शांत, अब गंगा में ये इसलिए लेटी है ताकि अपने आप को शीतलता थोड़ा प्रदान कर सके। तो सेकत सैया पर दुग्ध धवल तवंगी गंगा ग्रीष्म विरल लेटी है श्रांत क्लांत निश्चल। फिर आगे कवि कहते हैं तापस वाला गंगा निर्मल। अब यहां गंगा को तपस्विनी बाला, बाला माने स्त्री, लड़की, तपस्विनी बाला, तापस वाला गंगा निर्मल, गंगा बड़ी निर्मल है। तो शशि मुख से दीपित मृदु करतल, शशि मुख से दीपित। अब यहां थोड़ा सीन समझिए क्या सीन है। चूंकि चंद्रमा खिला हुआ है आकाश में, तो चंद्रमा की जो छवि पड़ रही, वो छवि जब गंगा में पड़ रही तो ऐसे लग रहा है जैसे गंगा अब चंद्रमा रूपी अपने मुख को अपनी हथेली में लिए हुए देख रही हो। शशि मुख से दीपित मृदु करतल, मृदु माने कोमल, करतल माने हथेली, दीपित माने चमकती हुई, और शशि मुख से दीपित यानी
चंद्रमा की चांदनी से जो उसका मुख चमक रहा है, चंद्र रूपी मुख, उसको वो हाथ में लिए हुए है। और लहरें उर पर कोमल कुंतल, कुंतल माने बाल, कोमल माने कोमल, और जो लहरें हैं गंगा की वो उसके कोमल बाल हैं जो लहरा रहे। लहरें उर पर कोमल कुंतल, उर माने हृदय। अब गंगा के बाल जो हैं वो लहर रहे, उसके और माने हृदय होता है, लेकिन यहाँ वक्षस्थल से मतलब हो, उसके वक्षस्थल पर उसके कोमल बाल लहरा रहे हैं। यानी पूरा सीन ये है कि गंगा एक स्त्री के रूप में है, थकी हुई है, मुरझाई हुआ चेहरा है थकावट के कारण, और बड़ी शांत ग्रीष्म की जो विरल धारा है गंगा की उसमें लेटी हुई है, यानी बालू की शैया पर। अब चूंकि गंगा बालू से ही तो बहकर निकल रही, और ये तपस्विनी बाला गंगा चूंकि निर्मल है, शांत है बिल्कुल, तो निर्मल ही होगी। जब पानी में हलचल नहीं होती तो पानी निर्मल होता है। तापस वाला गंगा निर्मल, शशि मुख से दीपित मृदु करतल, और चंद्रमा की चांदनी से दीपित माने चमकता हुआ अपना ही मुख वो अपनी हाथों में लिए हुए है। ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा है नहीं, ऐसा प्रतीत हो रहा है। लहरें उर पर कोमल कुंतल, और जो गंगा की लहरें हैं वो उसके वक्षस्थल पर लहरा रही हैं, ठीक वैसे ही लहराएं जैसे स्त्री के बाल लहराते हैं। यानी गंगा के जो बाल हैं वो उसकी छाती पर लहरा रहे हैं। गोरे अंगों पर सिरह सिरह लहराता तार तरल सुंदर, चंचल अंचल सा नीलांबर। अब समझे जरा, गोरे अंगों पर सिरह सिरह माने सिरहन पैदा करता हुआ, सिरह सिरह लहराता तार तरल सुंदर। अब सिरह सिरह का मतलब एक अर्थ होता है सिरह उठना, यानी कांप जाना, कि गंगा के जो गोरे अंग हैं उस पर सिरह सिरह लहराता तार तरल सुंदर, तारों का जो समूह है। तार तरल का अर्थ यहाँ ये हुआ कि जो समूह है तारों का वो ऐसे लहरा रहा है, बड़ा सुंदर प्रतीत हो रहा है। चंचल अंचल सा नीलांबर, कि पूरा नीलांबर माने आकाश पूरा चंचल चलायमान है और ऐसे लहरा रहा है जैसे गंगा की छाती पर उसका क्या लहरा रहा हो, आंचल लहरा रहा हो। यानी सीन ये है यहाँ का, चूंकि तारों की भी छवि गंगा में पड़ रही, और जब लहरें चल रही तो ऐसे लग रहा है जैसे तारों का जो समूह है पानी में लहर रहा हो, ठीक वैसे ही लहर रहा हो जैसे उसके गोरे अंगों पर एक सिरहन सी दौड़ जाती हो, कपकपी सी हो जाती हो, और पूरा नीलांबर आकाश एक आंचल के समान लहर रहा है। साड़ी की सी सिकुड़न जिस पर शशि की रेशमी विभा से भर, सिमटी है बर्तुल मृदुल लहर। और गंगा की जो मृदुल लहर हैं, जो कोमल लहरें हैं, वो ठीक वैसे ही लग रही जैसे, यानी गंगा की जो लहरें गंगा में उठ रही वो ऐसी लग रही जैसे साड़ी किसी सिकुड़न जिस पर, कि उनमें साड़ी के समान सिकुड़न लग रही, और वर्तुल टेढ़े मेढ़े आकार में वो लहर रही। तो साड़ी की सिकुड़न सी जिस पर शशि की रेशमी विभा से भर, विभा माने होता है कांति, चमक, शशि माने चंद्रमा, चंद्रमा की रेशमी कांति यानी चमक से भर के जो लहरें हैं वो वर्तुलाकार में है, और ठीक वैसे जब वो लहर रही तो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे साड़ी में सिकुड़न पड़ जाती है, सिलवटें पड़ जाती हैं, उसी तरह। तो आई थिंक आपको ये पूरा पद समझ में आ गया होगा। तो इसमें यदि हम अलंकार की बात करें तो मानवीकरण अलंकार का प्रयोग हुआ है, सांग रूपक का, उपमा, अनुप्रास, पुनरुक्ति प्रकाश का इसमें प्रयोग हुआ है। रस इसमें श्रृंगार रस है, चूंकि वर्णन किया गया है सौंदर्य का, इसलिए श्रृंगार रस है। अब अगला पद देखते हैं। चांदनी रात का प्रथम पहर, हम चले नाव लेकर सत्वर। अब कभी यहां कहते हैं कि चांदनी रात का प्रथम पहर। अब चूंकि चंद्रमा आकाश में छिटका हुआ तो चांदनी रात है, तो प्रथम पहर का समय है। अब चूंकि प्रथम पहर यानी कह सकते हैं टोटल 8 पहर होती है 3-3 घंटे की, तो प्रथम पहर का जो समय है वो समय चल रहा है। तो चांदनी रात का प्रथम पहर, हम चले नाव लेकर सत्वर, सत्वर माने होता है तेज, हम नाव लेकर तेज चले। सिकता की सस्मित सीपी पर मोती की ज्योतिष्णा रही बिचर, लो पाले चढ़ी उठा लंगर। सिकता माने होता है रेत, सिकता का अर्थ है रेत। सिकता की सस्मित माने मुस्कान युक्त, सीपी माने सीपी पर। अब जो बालू में रेत में जो सीपियां पड़ी हैं वो मुस्कान युक्त सीपियां लग रही जैसे मुस्कुरा रही हो, क्योंकि उसमें मोती की ज्योतिष्णा रही विचर, विचर माने होता है टहलना, मोती माने मोती और ज्योतिष्णा माने चांदनी। अब चूंकि चंद्रमा की रोशनी उन पर भी पड़ रही, उन सीपियों पर, तो ऐसे लग रहा है जैसे उसमें मोतियों की चमक बिखरी हुई हो। लो पाले चढ़ी उठा लंगर। अब कभी कहते हैं नाव की पाले चढ़ गई और लंगर उठ गया, यानी नाव चलने के लिए तैयार हो गई। अब आगे देखें। मृदु मंद मंद मंथर मंथर, लघु तरणी हंसनी शी सुंदर।
तिर रही खोल पालों के पर। अब जब नावें चलने के लिए तैयार हो गई तो नावें कैसी लग रही? मधु मृदु माने कोमल, मंद मंद बड़े धीमे धीमे, मंथर मंथर। मंथर एक प्रकार की चाल को बोलते हैं, यानी जब कोई बहुत लहरा लहरा के बड़ी मदमस्त चाल चलता है वैसे ही। तो नाव भी बड़ी लहर लहर की बड़ी मदमस्त मंथर गति से चल रही हैं। और लघु तरणी, तरणी माने होता है नाव, छोटी नावें। और हंसनी सी सुंदर, और नावें जब गंगा में चल रही तो ऐसे लग रही जैसे हंसनी, कोई हंस चल रही हो, हंसनी सी सुंदर प्रतीत हो रही। और तिर रही माने तैर रही हैं नावें, खोल पालों के पर, अपने पाल रूपी पर खोल के तैर रही हैं। यानी मृदु मंद मंद मंथर मंथर, लघु तरणी हंसनी सी सुंदर, तैर रही खोल पालों के पर। और ये छोटी छोटी नावें बड़ी मंद मंद धीमे धीमे मंथर गति से हंसनी के समान सुंदर प्रतीत हो रही, अपने पाल रूपी पर खोलकर तैर रही हैं गंगा में, तैरती हुई सी प्रतीत हो रही। निश्चल जल के शुचि दर्पण पर बिंबित हो, रजत पुलिन निर्भर, दोहरे ऊंचे लगते क्षण भर। अब समझे जरा, निश्चल जल के शुचि दर्पण पर, शुचि माने होता है स्वच्छ और निश्चल माने शांत। अब चूंकि गंगा में कोई विशेष हलचल नहीं हो रही, शांत जल है, तो निश्चल जल के शुचि दर्पण पर, स्वच्छ दर्पण पर बिंबित, बिंबित माने प्रतिबिंब होना, प्रतिबिंब बनना, रजत माने चांदी जैसा, पुलिन माने किनारा निर्भर। अब गंगा के जो चांदी जैसे किनारे हैं वो चांदी के समान लग रहे, तो उनका भी प्रतिबिंब गंगा के शांत जल के उस स्वच्छ दर्पण पर उनका प्रतिबिंब बन रहा। किनका प्रतिबिंब? किनारों का। तो दोहरे लगते ऊंचे क्षण भर, कि क्षण भर के लिए किनारे में दोहरे लगने लगते। एक तो गंगा की जहां तक धारा होती है वहां तक, और दूसरा धारा के पार भी, यानी दोहरी लंबाई, एक परछाई हो गई और एक हकीकत हो गई, तो दोहरी लंबाई हो जाती है उन किनारों की। तो क्षण भर में वो दोहरे लगते हैं। काला कांकर का राजभवन, सोया जल में निश्चिंत प्रमन, सोया जल में निश्चिंत प्रमन, यानी प्रमन का मतलब है बिल्कुल लीन। अब काला कांकर का राजभवन, अब एक राजभवन है जिसकी छवि पड़ रही, जिसका नाम यहां बताया गया है काला कांकर। तो काला कांकर का राजभवन की जो छवि गंगा में पड़ रही वो ऐसे लग रही देखने में जैसे वो निश्चिंत जल में सोया हो, प्रमन अपने आप में लीन, पलकों पर वैभव स्वप्न सघन, और अपनी पलकों पर अपने वैभव की, यानी बड़ा अच्छा वो राजभवन है, तो अपने वैभव के सघन, सघन माने घने, बहुत सारे स्वप्न लिए सोया हुआ है, ऐसा प्रतीत हो रहा। आगे देखें तो इसमें भी यदि अलंकार की बात की जाए तो उपमा रूपक उत्प्रेक्षा अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। अब चूंकि इसमें शांति का भाव प्रतीत हुआ, कोई वो नहीं है, इसलिए शांत रस है इसमें। अब तीसरा पद देखते हैं। अब आगे कवि कहते हैं, नौका से उठती जल हिलोर, हिल पड़ते नभ के ओर छोर। अब जब नाव चलती है तो नाव के चलने से जल की हिलोरें उठती, लहरें उठती हैं, तो हिल पड़ते नभ के ओर छोर, तो नभ यानी आकाश के ओर छोर हिल जाते हैं। अब ये क्या बात हुई कि नहर, जो जब नाव गंगा पर चल रही है तो नाव के चलने से लहरें उठेंगी, आकाश के ओर छोर कैसे हिल जाएंगे? तो ऐसे हिल जाएंगे क्योंकि आकाश की जो छवि है, चांदनी रात में जो छवि गंगा में पड़ रही, तो उस जो प्रतिबिंबित आकाश है गंगा में, उसके ओर छोर हिलते हुए प्रतीत हो रहे, ऐसा यहां शीन है। विस्फारित माने विस्तृत, फैले हुए, नयनों से निश्चल माने शांत, कुछ खोज रहे चल तारक दल, तारक दल माने तारों का समूह है। अब ऐसे लग रहा है जैसे फटे हुए नैनों से तारों का समूह कुछ जल में खोज रहा हो, ज्योतित कर नभ का अंतस्थल, और ऐसे लग रहा है जैसे नभ माने आकाश का, अंतस्थल माने हृदय, ज्योतित करके, प्रकाशित करके कुछ खोज रहा हो तारों का समूह, ऐसा प्रतीत हो रहा है। अब यहाँ सीन क्या है कि चूंकि गंगा पर तारों की छवि पड़ रही, पूरे आकाश की छवि पड़ रही, तो जब पानी में आकाश की छवि देखो तारों सहित जो आकाश प्रतीत हो रहा है, तो ऐसे लग रहा है जैसे तारों का समूह कुछ खोज रहा हो चल चल के उधर। फिर आगे देखें, जिनके लघु दीपों को चंचल अंचल की ओट किए अविरल, अविरल माने निरंतर, अंचल की ओट किए अविरल, फिरती लहरें लुक छिप पल पल, फिरती लहरें लुक छिप पल पल। अब क्या है यहां कि अब फिरती लहरें लुक छिप पल पल,
अब जिनके लघु दीपों को चंचल अंचल की ओट किए अविरल। अब जो ये तारे हैं ये अपने आप में छोटे छोटे दीपक लग रहे, तो इन लघु तारों रूपी लघु दीपों को छुपाए हुए जो गंगा की चपल लहरें हैं, चंचल लहरें हैं, इधर उधर लुकती छिपती हुई प्रतीत हो रही। क्या हो रहा? लुकती छिपती हुई प्रतीत हो रही, यानी पल पल छिप जा रही, फिर निकल आ रही, ऐसे प्रतीत हो रहा है। तो सामने शुक्र की छवि झलमल। अब सामने ही गंगा में शुक्र ग्रह की छवि भी दिखाई दे रही कि सामने ही शुक्र तारा जो है वो झिलमिला रहा है। सामने शुक्र की छवि झलमल, पैरती परीसी जल में कल, कि जो जल में पैरती हुई माने तैरती हुई प्रतीत हो रही और उसकी शोभा जल में प्रतिबिंबित होकर परीसी तैर रही है। रूप हरे कचों में हो ओझल, और गंगा के रूप हरे कच, कच माने होता है बाल, कि कभी वो शुक्र ग्रह दिखाई देता है कभी नहीं दिखाई, यानी ओझल हो जाता है, कभी छिप जाता है कभी ओझल हो जाना माने छिप जाना। तो रूप हरे कचों में हो ओझल। अब आगे देखें, लहरों के घूंघट से छुक छुक, दसवीं का शशि निज तिर्यक मुख। अब समझे जरा, लहरों के घूंघट में छुक छुक। अब गंगा के लहर रूपी घूंघट में छुक छुक करके, जब कोई छोटा बच्चा बार बार इधर से उधर करता है, घूमता है, तो उसको छुक छुकाना बोलते हैं। तो वैसे ही, तो लहरों के घूंघट में छुक छुक, दसवीं का शशि। अब जिस दिन नौका विहार का समय है उस दिन 10वां दिन है, तो 10वीं का शशि है निज तिर्यक मुख, तिर्यक माने होता है टेढ़ा तिरछा मुख, दिखलाता मुग्धा सा रुक रुक। अब चंद्रमा जो है, 10वीं का जो चंद्रमा है उसकी प्रतिबिंब जो उसमें पड़ रहा है पानी में, वो अपना तिरछा मुख दिखा देता है और कभी लहरों की चंचलता के कारण छुप जाता है। तो रुक रुक मुग्धा सा, यानी मुग्ध होकर रुक रुक कर दिखलाता है, यानी लगातार नहीं दिखलाता, कभी लहरों में छिप जाता फिर दिखाता है, ऐसे होता है। तो लहरों के घूंघट में छुप छुप, 10वीं का शशि निज तिर्यक मुख, दिखलाता मुग्धा सा रुक रुक। तो इसमें यदि हम रस की बात करें तो इसमें श्रृंगार रस का प्रयोग हुआ है, और अलंकार की बात करें तो इसमें उपमा, रूपक और मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। अब अगला पद देखते हैं। अब आगे कवि कहते हैं, जब पहुंची चपला बीच धार। अब पंत जी आगे कहते हैं, जब पहुंची चपला बीच धार, चपला माने होता नाव, कि जब नाव गंगा नदी की बीच धारा में पहुंची, छिप गया चांदनी का कगार, कगार माने किनारा। तो चांदनी का जो किनारा था, अब चांदनी का किनारा क्यों कहा गया? क्योंकि चंद्रमा छिटका हुआ तो किनारे भी चमक रहे थे, तो चांदनी का जो किनारा था वो छिप गया। दो बाहों से दूरस्थ तीर, धारा का कृष कोमल शरीर, आलिंगन करने को अधीर। अब दो बाहों से दूरस्थ तीर, दूरस्थ माने दूर स्थित, तीर माने किनारे। अब जो गंगा के जो किनारे हैं वे दो बाहों के समान हैं और वे दूर स्थित। अब चूंकि नाव बीच में आ गई तो किनारे थोड़ा दूर प्रतीत होने लगे। दो बाहों से दूरस्थ तीर, धारा का कृष, कृष माने पतला। अब ये गंगा रूपी धारा का कोमल शरीर, जो दुबला पतला कोमल शरीर है, आलिंगन करने को अधीर। अब बीच धार में नाव से देखने पर किनारे दूर स्थित लग रहे और दो बाहों के समान लग रहे, और किनारे ऐसे प्रतीत हो रहे जैसे गंगा के कृष कोमल शरीर को आलिंगन अर्थात गले लगाने के लिए आतुर हूं, अधीर हूं। फिर आगे कवि कहते हैं, अति दूर, बहुत दूर। क्षितिज, क्षितिज वो बिंदु होता है जहां आकाश और धरती मिलते हुए प्रतीत होते हैं। जब हम दूर देखते हैं जमीन में, आगे जहां आकाश और धरती मिलते हुए प्रतीत होते हैं उसको हम क्षितिज बोलते हैं। तो अति दूर यानी बहुत दूर पर, क्षितिज पर बिटप माल, माल माने पंक्ति, बिटप माने वृक्ष, कि वृक्षों की पंक्ति लगती दिखाई देती, भ्रू रेखा सी अराल, अराल माने तिरछी, भ्रू रेखा माने भौहें, कि अब बहुत दूर देखने पर जब बीच धारा में ये देखते हैं, वहां से आकाश को देखते हैं दूर क्षितिज में, तो ऐसे लगता है जैसे अति दूर क्षितिज पर बिटप माले लगती, भ्रू रेखा सी अराल, अपलक नभ नील नयन विशाल। अब ऐसे लगता है जैसे अपलक नभ, कि आकाश बिना पलक झपकाए अपने नीले नेत्रों से, नील नयन से, विशाल नीले नेत्रों से धरती को देख रहा हो। अब यहां समझे जरा, यानी गंगा पर उसकी दृष्टि हो। अब कैसे समझे जरा, मान लीजिए जब हम देखते हैं क्षितिज में दूर देखते हैं, अगर पेड़ लगे हों और पेड़ में जो सांसें होती हैं जहां से आकाश हम देख सकते, तो उन सांसों से
जो खाली स्थान होता है पेड़ों के मध्य में, पत्तियों के या शाखाओं के बीच से जो आकाश दिखाई देता है, वो आकाश ऐसे प्रतीत हो रहा है जैसे वो अपने विशाल नेत्रों से, उसके नेत्र से प्रतीत हो रहे, वो विशाल नेत्रों से गंगा को देख रहा हो। तो अति दूर क्षितिज पर बिटपमाल लगती भ्रू रेखा सी अराल, कि अपनी तिरछी भुजाओं से आकाश अपने विशाल नील नेत्रों से अपलक देख रहा हो। फिर आगे, माँ के उर पर शिशुषा समीप सोया धारा में एक द्वीप। अब सीन क्या बन रहा है कि एक द्वीप है जो ऐसे लग रहा है जैसे माँ के उर माने हृदय पर, शिशु सा, जैसे माँ के हृदय पर, माँ की गोद में एक शिशु नहीं, छोटा सा शिशु होता है, बच्चा होता है, समीप, उसी की तरह। तो माँ के उर पर शिशु सा समीप सोया धारा में एक द्वीप। अब गंगा की धारा में एक द्वीप है जो ऐसे प्रतीत हो रहा है गंगा में जैसे माँ की गोद में एक शिशु सो रहा हो, वैसे ही शांत। उर्मिल प्रवाह को कर प्रतीप, उर्मिल माने होता है धारा, लहर, और प्रवाह माने गति, यानी प्रवाह को कर प्रतीप, प्रतीप माने होता है उल्टा कर देना, उलट देना। यानी अब यहां सीन ये है कि जो द्वीप है गंगा के बीच में, वो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे एक बालक अपनी माँ की गोद में सोया हो, शिशु एक। और चूंकि जब कोई बीच में अवरोध उत्पन्न हो जाता है तो क्या होता है कि धारा जो होती है वो पलट जाती है, इस तरह उस तरह मुड़ जाती है। तो उर्मिल प्रवाह को कर प्रतीप, कि वो प्रतीप कर दे रहा, उलट दे रहा, यानी वो द्वीप। अब आगे देखें, वह कौन बेहग, बेहग माने पक्षी, क्या विकल कोक, क्या व्याकुल कोक पक्षी, कोक माने होता है चकवा, उड़ता जो उड़ रहा, हरने माने दूर करने के लिए, निज माने अपना बिरह शोक। अब कवि को एक पक्षी दिखाई देता है जो चकवा है, कोक पक्षी है, तो कवि प्रश्न करता है वह कौन बेहग, वह पक्षी कौन है, क्या विकल कोक, क्या व्याकुल कोक है जो उड़ रहा है, हरने माने दूर करने के लिए, निज विरह शोक, अपना विरह, यानी अपनी चकवी से बिछड़कर जो दुख उत्पन्न होता है वो विरह कहलाता है। अपने विरह से उत्पन्न शोक को दूर करने के लिए क्या जो उड़ रहा है वो पक्षी कोक है, चकवा है। छाया की कोकी को बिलोक, वह कौन बेहग, क्या विकल कोक, उड़ता हरने निज विरह शोक, छाया की कोकी को बिलोक। अब यहाँ सीन क्या है, कभी पूछते हुए पक्षी कौन है, क्या विरह में व्याकुल कोक है जो अपने विरह को दूर करने के लिए उड़ रहा है, छाया की कोकी को बिलोक। छाया की कोकी का अर्थ इधर यह है, कोकी माने चकवी। अब उसकी ही छाया गंगा नदी में पड़ रही, जब गंगा में उसकी छाया पड़ रही है तो जो प्रतिबिंब बन रहा है उसको ऐसे लग रहा है ये चकवी है, तो उसको बार बार वो निहार रहा, तो बार बार उसको देखने के लिए वो जल में देख रहा है उस प्रतिबिंब को, उसको लग रहा है ये चकवी है। तो कभी पूछते हैं क्या ये इसीलिए उड़ रहा है अपना विरह शोक दूर करने के लिए। तो इस पद में जो रस है वो श्रृंगार रस है, और अलंकार रूपक उपमा मानवीकरण और भ्रांतिमान अलंकार है, क्योंकि यहाँ छाया को उसने कोकी समझ लिया है, तो इसलिए भ्रांतिमान भी इसमें। अब आगे देखें अगला, पतवार घुमा अब प्रतनु भार, प्रतनु माने हल्का, अत्यंत क्षीण। अब कवि कहते हैं पतवार घूमी अब जो भार है वो थोड़ा कम हो गया। नौका घूमी विपरीत धार, अब नौका जो नाव है वो विपरीत धार में घूम गई, नौका जो है वो विपरीत धार में घूम गई, यानी पतवार घुमा अब प्रतनु भार, अब भार और कम हो गया। यानी क्या होता है, वो कहते हैं जब अथाह जल में पहुंची नाव, यानी क्या है कि अब पतवार घूम गई तो भार हल्का नाव का कम हो गया, और नाव का भार तभी कम होता है जब पानी बहुत गहरा हो। तो अब प्रतनु भार, नौका घूमी विपरीत धार, विपरीत धारा में नौका घूम गई। डांडों के चल करतल पसार, अब जो डांडे हैं वो चल रही, तो डांडों के चलाने से क्या हो रहा है, डांडों के चल करतल माने हथेली, पसार, अब डांडे अपनी हथेली पसार के चल रही, यानी कहने में जब नाव चलती है तो डांडों को चलाना पड़ता है, तो उसके कारण डांडे हथेलियाँ फैलाकर चल रही हैं। तो भर भर मुक्ताफल, तो जब वो चल रही तो ऐसे लगे जैसे भर भर के मुक्ताफल माने मोती, फेनस फार माने होता है अत्यधिक झाग। तो जब वो डांडे चल रही तो जो झाग निकल रहा वो ऐसे लग रहा है जैसे भर भर के मोती निकल रहे हों। और बिखराती जल में तारहार, और ऐसे जल में वो बिखर रहा है, वो फेन युक्त वे मोती ऐसे बिखर रहे हैं जैसे कोई तार
कोई तार रूपी हार टूट गया हो, यानी तारों का कोई हार टूट गया हो जो मोती के समान लग रहा है, तारों रूपी मोतियों के हार टूट गया हो वो और पूरे जल में बिखर गया हो, ऐसा प्रतीत हो रहा है। डांडों के चल कर तल पसार, भर भर मुक्ताफल फेन अस्पार, बिखराती जल में हार तार हार, यानी डांडें ऐसे चल रही अपने हाथों को करतल हथेली को पसार पसार के और भर भर के मोती रूपी फेन को ऐसे निकाल रही जैसे मोती रूपी जो तारा हो या तारा रूपी जो मोतियों का हार हो वो बिखेर रही हो, उसको तोड़ दिया हो, उनने तोड़कर बिखेर दिया हो। चांदी के सांपों सी रलमल, नाचती रश्मियां जल में चल, रेखाओं सी खिंच तरल सरल। अब चांदी के सांपों सी रलमल, अब चूंकि क्या है, अब इधर सीन समझिएगा, चंद्रमा की रोशनी पड़ रही, लहरें चल रही हैं, तो लहरें जब चलती हैं तो क्या होता है, जो रोशनी की जो चमक होती है वो जो पानी में जब चमक तैरती है लहरों की गति के कारण, तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे सांप तैर रहे हों, चांदी के सांप। तो चांदी के सांपों सी रलमल, नाचती रश्मियां जल में चल, कि जल में चल चल कर रश्मि यानी चंद्रमा की जो रोशनी है वो नाचती हुई प्रतीत हो रही, ऐसी लगी जैसे चांदी के सांप जो हो, चांदी के जो सांप हैं वो चल रहे हो उसमें। रेखाओं सी खिंच तरल सरल, और तरल सरल रेखाएं सी खिंच जा रही, यानी वो ऐसे नाचती हुई प्रतीत जैसे रेखा सी एकदम से दौड़ पड़ती हो, ऐसा प्रतीत हो रहा। यानी पतवारों के संचालन से शांत जल में जो लहरें उठ रही हैं, जो चांदी के सांपों के समान आगे को रेंगती हुई, रलमल यानी रेंगती हुई प्रतीत हो रही, और चूंकि तो ऐसा नाचती हुई प्रतीत हो रही चंद्रमा की किरणें, मानो उस तरल जल में अनगिनत सीधी रेखाएं खिंच जा रही हों, ऐसा लग रहा है। लहरों की लतिकाओं में खिलखिल, अब लहर रूपी लताओं में खिल रहा, क्या खिल रहा समझे जरा, 100 शशि। अब क्या होता है जब चंद्रमा में जल में एक चंद्रमा की छवि पड़ती है और लहरें चलती हैं तो एक ही चंद्रमा बहुत सारे दिखाई देते, तो वही हो रहा, और 100 उड्ड झिलमिल, और एक तारे भी कई कई दिखाई देते, तो वही सीन है यहाँ। तो लहरों की लतिकाओं में खिलखिल, 100 शशि 100 उड्ड। अब लहर रूपी लताओं में ऐसे लग रहा है जैसे खिले हुए हों 100 चंद्रमा, शशि माने चंद्रमा, और 100 उड्ड माने तारे, ऐसी झिलमिल करती हुई प्रतीत हो रहे जैसे ये फैले फूले जल में फेनिल, कि जल में फैले फूले हों। यानी कहने का अर्थ यहाँ ये हुआ कि लहर रूपी बेलों में क्या हो रहा है, ये चंद्रमा और तारों के फूल खिल रहे थे, ऐसे लगे चंद्रमा और तारे, एक एक चंद्रमा 100 हो गया और तारे भी 100 हो गए, एक एक तारे, तो ये फूल के समान उन लहरों में, लहर रूपी लताओं में खिले हुए से प्रतीत हो रहे, फेन के रूप में, फेनिल। अब यानी फूल के रूप में खिले हुए से प्रतीत हो रहे हैं। अब आगे देखें, अब उथला सरिता का प्रवाह है, लग्गी से ले ले सहज थाए, हम बढ़े घाट को सहुत्साह। अब उथला हुआ यानी थोड़ा कम हो गया, एक होता है गहरा, एक होता है उथला। तो अब उथला सरिता माने होता है नदी, अब नदी का प्रवाह थोड़ा उथला हो गया। अब उथला प्रवाह होने का अर्थ क्या है कि अब जहाँ ये आ गए वहाँ थोड़ा पानी कम है। और लग्गी से ले ले सहज था, अब जब नाव किनारे लगने लगती है, जो नाविक होता है, लग्गी यानी लग्गी एक बांस होता है बड़ा, तो बांस से जिसको लग्गी बोलते हैं कि थाय ली जाती कि पानी अभी कितना बचा है, यानी कितना गहरा है, गहराई की थाय ली जाती है। तो अब उथला सरिता का प्रवाह है, लग्गी से ले ले सहज थाय, हम बढ़े घाट को सहोत्साह, कि हम बड़े उत्साह से घाट की ओर बढ़े। तो इस प्रकार से अब अगर यहाँ अलंकार की बात की जाए तो उत्प्रेक्षा, मानवीकरण, रूपक और उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है, शांत रस का इसमें प्रयोग है। अब आगे देखते हैं अगला पद, ज्यों ज्यों लगती है नाव पार उर में आलोकित सत विचार। अब कवि कहते हैं ज्यों ज्यों नाव किनारे लग रही, पार में लग रही, तो उर माने हृदय में, आलोकित माने प्रकाशित, सत विचार सैकड़ों विचार, कि ज्यों ज्यों नाव पार लगती जा रही तो मेरे हृदय में सैकड़ों विचार आ रहे, मेरे मन में, आलोकित माने प्रकाशित हो रहे यानी आ रहे। इस धारा शाही जग का क्रम, कि जिस प्रकार से ये धारा शाश्वत चली आ रही है बहुत जमाने से, तो वैसे ही इस जग का, इस संसार का भी क्रम है, संसार में लोग आते हैं चले जाते हैं, तो इस धारा शाही जग का क्रम, यहाँ कवि अब तुलना कर रहे, इस
धारा से और जीवन की। इस धारा साही जग का क्रम, शाश्वत इस जीवन का उद्गम। जैसे धारा का उद्गम शाश्वत है, वैसे इस जीवन का उद्गम भी शाश्वत, यानी हमेशा से जीव जन्म ले रहे इस धरती पर। शाश्वत है गति, गति माने जैसे धारा गति कर रही, वैसे ही जीवन की गति भी शाश्वत रूप से हमेशा चलती, कभी नष्ट नहीं होती। शाश्वत संगम, और जो संगम है यहाँ वो भी शाश्वत है, यानी जीवन का आना, लोगों से मिलना, ये सब शाश्वत, ये भी लगा रहता है। शाश्वत नभ का नीला विकास, जो ये आकाश है, इसका जो विकास है, इसका जो विस्तार है, ये भी हमेशा से है। शाश्वत शशि का यह रजत हास, और ये चंद्रमा का जो चांदी जैसा हास है, मुस्कान है, शशि माने चंद्रमा, इसका जो मुस्कान है वो भी शाश्वत है। और शाश्वत लघु लहरों का विलास, और लहरें जो छोटी छोटी लहरें जो खेल रही, विलास कर रही, ये भी शाश्वत है। फिर आगे कवि कहते हैं, हे जग जीवन के कर्णधार, कर्णधार माने जग जीवन, संसार और जीवन को पार लगाने वाले, संभालने वाले। हे जग जीवन के कर्णधार यानी नाविक, हे जग जीवन के कर्णधार। अब यहाँ ईश्वर को संबोधित किया गया कि हे ईश्वर, कि आप इस संसार और जीवन दोनों को पार लगाने वाले हो, अर्थात दोनों के नाविक हो। चिर जन्म मरण के आर पार, ये आप चिर माने हमेशा से जन्म और मरण के आर पार हो, मृत्यु के इस तरफ भी आप हो, उस तरफ भी आप हो, यानी आर पार हो आप, और बीच में भी आप ही हो। शाश्वत जीवन नौका विहार, ये जीवन रूपी जीवन, नौका विहार, ये सब शाश्वत है। जीवन भी शाश्वत है, नौका भी शाश्वत है, और विहार भी शाश्वत है, यानी सब कुछ शाश्वत है। कि जीवन रूपी नौका को चलाने वाले भगवान की जो जन्म और मृत्यु के आर पार है, यानी जन्म होता है, फिर मृत्यु हो जाती है, मृत्यु के बाद फिर जन्म होता है। तो इसी प्रकार यह जीवन रूपी नौका का विहार निरंतर चला रहा है। शाश्वत जीवन नौका विहार, ये जीवन रूपी नौका विहार हमेशा चला रहा है। मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान, जीवन का यह शाश्वत प्रमाण। कि जब अब कभी ये सोच रहे हैं तो कह रहे हैं कि मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान, मैं अपने अस्तित्व का ही बोध भूल गया, मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान, जीवन का यह शाश्वत प्रमाण। कि ये नौका विहार तो जीवन का शाश्वत प्रमाण है, कि जीवन की जो शाश्वतता है वो जल धारा रूपी यह जो नौका विहार का ये प्रमाण है। ये माने कहने का कवि का अर्थ ये है कि जीवन का यह शाश्वत प्रमाण, जैसे धारा निरंतर चल रही वैसे ही जीवन भी निरंतर चलता रहता है। तो इसमें मैं अपने ये सोचते सोचते अपने अस्तित्व को भूल गया, अपने आप को भूल गया। करता मुझको अमृत तो दान, और ये सोचकर कि सब शाश्वत है, कभी नष्ट नहीं होगा, तो ऐसा सोचकर मुझे लग रहा है कि मुझे अमरता प्राप्त हो रही, मैं भी कभी नष्ट नहीं होऊंगा, क्योंकि सब कुछ शाश्वत है। ये चीज़ मुझे अमरता प्रदान कर रही है, यानी जलधारा रूपी जो जीवन की शाश्वतता है वो मुझे अमरता प्रदान कर रही। तो इस पद में रस श्रृंगार रस है और उपमा और रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। आशा है ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।